नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य जो कि कोशिका के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है के बारे में समझा था। कुछ हमने केंद्रक के बारे में और कोशिका के जो महत्वपूर्ण अंगक होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इनके बारे में हमने कुछ समझा था, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्य जालिका, प्लास्टिड और लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स, या कहें तो आरएनए, जिन्हें राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी पदार्थ जो हैं दोस्तों कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके बारे में दोस्तों हम डिटेल में समझेंगे। और इससे पहले दोस्तों जो भी क्लास मैंने पढ़ाई हैं, यदि आपने उन क्लास को नहीं पढ़ा है तो उन्हें भी पढ़ लें, क्योंकि यदि आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों बहुत सी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि यह एक कोशिका की संरचना है तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपके लिए पढ़ाया है। ये जो इस तरह की संरचना आप देख पा रहे हैं, यह जो संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। इसी तरीके से ये जो संरचना है यह अंतःपरद्रव्य जालिका दोस्तों दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका पर आरएनए के अणु पाए जाते हैं, या कहें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका पर पाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर यदि केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तो वह कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका कही जाती है। और यदि दोस्तों केंद्रक के जिस चारों ओर केंद्रक झिल्ली यदि नहीं पाई जाती है तो वह कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो चलिए दोस्तों एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें किस तरीके से बताया गया है उसको समझते हैं और सभी को स्टेप से समझेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको मैंने सभी पॉइंटों को हाईलाइट किया है और क्रम से पूरे ही चैप्टर को हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं उन सभी पॉइंट को मैंने हाईलाइट करके आपके लिए पढ़ाया है। और दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछली क्लास में दोस्तों हमने कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में समझा था। जैसे कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से इसमें अन्य पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पढ़ सकते हैं कि कोशिका जो भित्ति होती है वह दोस्तों पौधों, कवक और बैक्टीरिया में पाई जाती है। यह मैंने पिछली क्लास में ही आपके लिए पढ़ाया है। यहाँ से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका भित्ति जो है कवक और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। आप याद रखेंगे पौधों के साथ साथ कवक और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि इसके बारे में दोस्तों क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं। यहाँ दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि कोशिका के जो भी पार्ट जो हैं जिनकी हम संरचना करनी है तो उसमें दोस्तों कोशिका में आयोडीन की बूंद या सैफरानिन की बूंद को डालकर उनके पार्ट को हाईलाइट कर दिया जाता है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के साथ या के अतिरिक्त सैफरानिन और मैथिलिन ब्लू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर केंद्रक के बारे में बात कर रहे हैं तो केंद्रक को समझते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि केंद्रक जो होता है केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है या कहें तो आवरण होता है। इसको याद रखेंगे, दोहरे परत का एक आवरण होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और जिस भी कोशिका में केंद्रक के चारों ओर यह केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वही कोशिका दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और यदि यह केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इसे भी याद रखेंगे। आगे हम समझते हैं कि केंद्रक में क्या क्या संरचना होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार के दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोमों में आनुवांशिक गुणों को
गुणों की सूचना होती है जो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि दोस्तों केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र या कहें तो क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों कुछ पिछली क्लास में भी आपके लिए बताया था, यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किस तरीके के विभाजन के समय कैसे होते हैं, छड़ आकार के होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर दोस्तों आनुवांशिक जो पदार्थ होता है डीएनए, यही इसमें जो है पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में डीएनए पाया जाता है। और दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। आगे आप समझेंगे कि क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। यह प्रोटीन कौन सी होती है दोस्तों, हिस्टोन नामक प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण होता है। आगे आप समझेंगे कि डीएनए अणु में, यहाँ पर आप लिखा हुआ समझ सकते हैं कि डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। तो अभी हमने क्या समझा दोस्तों, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो दोस्तों किससे मिलकर बने हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने। किससे, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हैं। और यह जो डीएनए होता है दोस्तों, इसकी जो क्रियात्मक इकाई है वह होती है जीन। क्या होती है, जीन। इस तरीके से दोस्तों आप याद रख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यानी यह डीएनए भी किससे मिलकर बना है, जीन से मिलकर बना है। यहाँ समझेंगे आप कि जो कोशिका विभाजित नहीं होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं कोशिका के महत्वपूर्ण अंग या कहें तो अंगक के बारे में समझते हैं। कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी एक झिल्ली होती है। पादप कोशिकाओं में 2 झिल्ली होती हैं और यहाँ पर प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली तो पाई जाती ही है। आगे आप समझेंगे दोस्तों कि ये जो कोशिकाएं, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं या अंगों का उपयोग करती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक गुण यह होता है, कौन सा है, कि इनमें दोस्तों केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। आगे आप समझेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केंद्रक के विषय में हमने अभी पढ़ा, और यहाँ पर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, जैसे अंतःपरद्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण जिसको गोल्जी काय के नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड जिसको लवक कहा जाता है, कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिन पर हम यह विचार करेंगे कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक होते हैं। इन्हीं से दोस्तों कोशिका की जो क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बताया गया है, लवक के बारे में बताया गया है, गोल्जी उपकरण के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, अंतःपरद्रव्यी जालिका के बारे में जैसे ER से जानते हैं। तो इनके बारे में दोस्तों हम डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से इनमें बताया गया है। और यहाँ पर भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसकी कोशिका की जो संरचना किस तरीके की होती है। जैसे कि यहाँ आप समझेंगे कि यह जंतु कोशिका है। पिछली जो क्लास में हमने पढ़ाई थी वहाँ पर आपके लिए पादप कोशिका के बारे में बताया था। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ये जो खुरदरी जालिका जो देख पा रहे हैं, ये कौन सी होती हैं, अंतःपरद्रव्यी जालिका होती हैं। इन्हीं के ऊपर दोस्तों राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसी में दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली, जैसा कि मैंने अभी बताया था, बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, वो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से जानी जाती है। आगे आप समझेंगे इसी में दोस्तों गोल्जी उपकरण होता है। इसी में दोस्तों चिकनी अंतःपरद्रव्यी जालिका और खुरदरी दोनों प्रकार की होती हैं। खुरदरी वाली जो अंतःपरद्रव्यी जालिका होती हैं उन्हीं के ऊपर राइबोसोम्स या कहें तो RNA पाया जाता है। यहाँ समझेंगे कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर इस तरीके की संरचना समझ सकते हैं। तो इसी के अंदर दोस्तों ये जो मध्य में है वही होता है केंद्रक। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी संरचना के बारे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के उपकरण इसमें पाए जाते हैं या कहें तो पदार्थ इसमें पाए जाते हैं।
सबसे पहले दोस्तों हम अंतःपरद्रव्य जालिका के बारे में समझते हैं, जहाँ पर दोस्तों आरएनए पाया जाता है या कहें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसके बारे में समझते हैं। अंतःपरद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं, कैसी नलिका होती है? झिल्ली युक्त, तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिका अथवा गोल आयताकार थैलों यानी पुटकाओं की तरह दिखाई देती है। परद्रव्य जालिका, जिसको परद्रव्य भी बोलते हैं, यहाँ पर अंतःद्रव्य लिखा हुआ है। अंतःद्रव्य जालिका की संरचना या कहें तो रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। यहाँ पर समझेंगे आपके अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, दूसरी चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। जिसे पहली वाली को बोलते हैं दोस्तों RER, दूसरी को बोलते हैं SER। यहाँ समझेंगे आप कि RER जो होती है वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। यह मैंने कई बार आपके लिए बताया है और पिछली क्लास में भी आपके लिए पढ़ाया था। राइबोसोम्स पर दोस्तों प्रोटीन, यानी राइबोसोम्स जो होते हैं ना दोस्तों, किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका के विभिन्न क्षेत्र केंद्र के मध्य पदार्थों प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। दोस्तों पादप कोशिका के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो इस तरीके से आप जो है क्लास को डिटेल में पढ़ते रहें। आगे की क्लास भी दोस्तों अच्छे तरीके से इसी तरीके से मिलती रहेंगी। आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपको पता ही होगा कि इससे पहले मैं दूसरे चैनल पर पढ़ा रहा था, जहाँ पर जीमेल लॉगिन न होने के कारण वहाँ पर आपके लिए कोई भी क्लासें अपलोड नहीं हो पा रही हैं। और आप दोस्तों इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और कमेंट में यदि क्लास जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अपनी पढ़ाई को, स्टडी को अच्छे तरीके से करते रहेंगे, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।